हाँ जी, सारे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में दोस्तों, जहां पे हम अपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज कर रहे हैं। आपने इसके पहले 2 वीडियो देखा होगा। हमने बोर्ड मीटिंग के प्रोसीजर, केएमपी, डायरेक्टर, इसका कॉम्प्रहेंसिव कवरेज किया। कंपटीशन एक्ट का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज किया। अब आईबीसी का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज कर रहा हूं। मैंने जैसे आपको बोला था, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो भी कॉम्प्रहेंसिव, यानी कि एक प्रकार से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दोस्तों। ये वाला भी चैप्टर लगभग 10 मार्क्स कवर करेगा। पिछले लगातार 4-5 अटेम्प्ट से 7-7 मार्क्स का ये कांस्टेंट आ रहा है ये चैप्टर, इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैंने क्वेश्चन के सीक्वेंस और जगह जगह में जो एक्सप्लेनेशन ऐड किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई पहली बार भी अगर इसको पढ़ लेगा मेरे से और सुन लेगा, तो उसको एक सब्सटेंशियल आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए। बहुत इजी वे में आपके लिए सारी चीजें ड्राफ्ट करके लाया हूं। लगभग 21 क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके निकाल के रहा है। ये सारे एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर, इधर उधर पूरा हाथ मारकर आपके सामने लेकर आए, और एंड में 1 से लेके जो 21 क्वेश्चन है, उन सबका एक फ्लो चार्ट बना के दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक फ्लो में बनाया। तो 1 से लेके 21 में एक सीक्वेंस में चीजें सेट की, ऐसे रैंडम उठा के नहीं रखा है। बहुत मेहनत करके इस पीडीएफ को बनाया गया। सारे नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर कौन सी नई वीडियो आ रही, क्या आ रहा है, सब अपडेट उस पर आते रहता है। बिफोर आई बिगिन विद द रिवीजन ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड 2016, मैं अपने पिछले जो सेशन लिया था उस पर कुछ छोटे करेक्शंस बताना चाहता हूं। जो हमने बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर्स, केएमपी के ऊपर क्वेश्चन किया था, उस पे एक सवाल ऐसा था कि क्या ऑडियो से, वीडियो से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सारे धंधे किए जा सकते हैं क्या। वहां पे थोड़ा एररली मैंने बताया था कि भाई ये सारे धंधे नहीं हो सकते, आप नहीं कर सकते, बट बताना चाहता हूं पहले नहीं किए जा सकते थे, ये सारे धंधे आज किए जा सकते हैं। तो जो भी हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, प्रोस्पेक्टस या ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो जिसपे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस ये ट्रांजैक्शन करना चाहते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, सारे मैटर अब किए जा सकते हैं। पहले इस पे रिस्ट्रिक्शन थी रूल 4 के अंदर, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन अब हो सकते हैं। आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। मैं पुरानी वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में इसको अलग से इतनी क्लिपिंग को वहां पे कमेंट में डाल दूंगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं शुरू करता हूं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 से दोस्तों। सबसे पहले ये बात करता है किसके ऊपर ये लगता है, आईबीसी किसके ऊपर लगता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे आपको बहुत सारे टर्म मिलेंगे। सेक्शन 2 के अंदर कहता है भैया देखो, ये इंसॉल्वेंसी के ऊपर लगता है, ये लिक्विडेशन, यानी कि इस पे क्या क्या चीजें कवर होती है, कौन से संबंध में ये कोड, ये कानून आपको पढ़ना है। बोले इंसॉल्वेंसी के संबंध में, लिक्विडेशन के संबंध में, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के संबंध में और बैंकरप्सी के संबंध में आपको पढ़ना है। इन चारों का तो पहले अपने को मतलब समझना है, फिर अपन समझेंगे किसके किसके ऊपर लग रहा है। तो सबसे पहले इन चारों का मतलब, इंसॉल्वेंसी सरल शब्दों में बोलूं, कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, उसके लिए रहता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी का मतलब आमतौर पर जो जनरल वे में समझा जाता है, सारे एसेट को बेचो, लायबिलिटी पे करो, कुछ बच जाएगा तो घर लेके चले जाओ, ये इंसॉल्वेंसी का मतलब नहीं होता। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का मतलब यहां पे ये है, जो कंपनी फिलहाल अपने उधार पे नहीं कर पा रही है, रॉ मटेरियल सप्लायर का पैसा नहीं पे कर पा रही है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे नहीं कर पा रही है, बैंक का लिया हुआ लोन नहीं पे कर पा रही है, तो एक प्रोफेशनल अपॉइंट होता है जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो एक कंपनी के लिए एक प्लान बनाता है, दवाई बनाता है कंपनी के लिए, कंपनी का इलाज करता है, थोड़ा बैंक वालों से बोल के कॉम्प्रोमाइज करवाता है, धीरे धीरे थोड़े से टैक्स हॉलीडेज करवाता है टैक्स अथॉरिटी से कि अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, थोड़ा सा सांस लेने का मौका दीजिए।
जैसे ही कंपनी सांस लेती है, रिवाइव करती है, वो कोशिश करता है कि पहले कंपनी का धंधा चालू रखते हुए ही सबके उधार पे कर दिया जाए, कंपनी को बंद ना किया जाए। ये इंसॉल्वेंसी है, जिसको आप रिवाइव करते हो या तो रिजॉल्व करते हो। अगर उसके प्लान से, उस इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के प्लान से, उसकी दवाई से कंपनी ठीक नहीं होती है, तब फाइनली लिक्विडेशन आता है। लिक्विडेशन यानी कि कंपनी की असेट को बेचा जाएगा। क्यों? वो आ गया प्रोफेशनल, उसने सारे दाव पेच कर लिए, बैंक वालों से कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, किसी का इंटरेस्ट रेट कम करवा दिया, टाइम ज्यादा मांग लिया रीपे करने का, उसके बावजूद भी कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है। अब इस परिस्थिति में एक ही रास्ता बचता है, अब कंपनी के असेट बेचो और लायबिलिटी पे करो। तो ये वाला जो सिचुएशन है ऊपर वाला इंसॉल्वेंसी, इसमें कंपनी नहीं बंद होती है, इसमें कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस वो प्रोफेशनल आके चलाता है। लिक्विडेशन में फाइनली कंपनी बंद हो जाती है सारे अपनी लायबिलिटी पे करने के बाद। एक वॉलंटरी लिक्विडेशन आता है, जहां पे जरूरी नहीं कि कंपनी कोई डिफॉल्ट कर रही है, कि कंपनी किसी का उधार पे नहीं कर पा रही, रॉ मटेरियल का जो उधार पे रॉ मटेरियल लिया तो उनका पैसा नहीं दे पा रही है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई डिफॉल्ट है, कंपनी खुद से ही लिक्विडेशन में चले गई कि भैया हमारी सारी एसेट बेच के लायबिलिटी जो हल्की फुल्की बची होगी पे करके हमको बंद करवाओ। दैट्स अ वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपनी खुद चले जा रही है। इंसॉल्वेंसी में आमतौर पर क्रेडिटर जाता है एनसीएलटी के पास कि भैया इस कंपनी को हमको यहां पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पे डालना है, देखो क्या हो रहा है, पैसे नहीं दे पा रही है। आमतौर पर, जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा क्रेडिटर ही जाए, लेकिन आमतौर पर वो जाता है, लेकिन यहां पे खुद कंपनी ही चले जा रही है। अब बैंकरप्सी वर्ड जो है ये वैसे तो आमतौर पर यूज किया जाता है, बट ये स्पेसिफिकली इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है। जब ये पे नहीं कर पा रहे हैं तो अब इनके इंडिविजुअल के असेट बेच के इनकी डेट पे करवाया जाता है। तो चारों शब्द में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इन चारों के संबंध में हम पढ़ रहे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। अब बात करते हैं कि भाई अगर इंसॉल्वेंसी करनी है किसी कंपनी की, लिक्विडेशन करना है किसी कंपनी का, वॉलंटरी लिक्विडेशन चाह रही कोई कंपनी, बैंकरप्सी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का, तो भाई ये चारों चीजों के संबंध में जो आप ये कोड पढ़ रहे हो ये किसके किसके ऊपर लगता है? तो कहता है भैया देखो पहले तो कंपनी के ऊपर तो लगी रहे, दूसरा ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई जैसे स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, लेकिन कहता है उतना ही लगेगा ये कोड जितना उनका स्पेशल एक्ट और ये कोड कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। तीसरा एलएलपी के ऊपर लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर लगेगा जो सीजी नोटिफाई करेगी, पार्टनरशिप फर्म हो गया। अब पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर, तो पहले तो आप ये समझो कि कॉर्पोरेट डेटर है कौन। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कंपनी जिसने किसी से उधार लेके रखा हुआ है, अभी पे नहीं कर पा रही है, तो अब जब ये उधार ली होगी ये कॉर्पोरेट डेटर, तो कोई गारंटर लगा होगा, तो डायरेक्टर आके पर्सनल गारंटी दिया था कि भाई कंपनी पे नहीं कर पाएगी तो मैं करूंगा, तो वो पर्सनल गारंटर यानी कि जो डायरेक्टर है कंपनी का उसके ऊपर भी ये लगेगा क्योंकि उसने पर्सनल गारंटी दी है। प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, और इंडिविजुअल यानी कि आपके और मेरे जैसे इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन, इन सब के ऊपर आईबीसी कोड 2016 लगेगा। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब नीचे जो ब्लू मार्क है कहता है भैया माना इन सब पे लगता है, लेकिन याद रखिएगा यह भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड, ये जितने भी फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इनके ऊपर नहीं लगता है भाई साहब आईबीसी। क्यों? ये बड़े सेंसिटिव हैं। ये सेंसिटिव यानी कि इंश्योरेंस में, बैंक में पब्लिक का पैसा, पब्लिक का इंटरेस्ट भर भर के रखा हुआ है। इनके लिए आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलरेडी बनी इनको रेगुलेट करने के लिए। ये बड़े सेंसिटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये लोग भैया अगर नहीं पैसा पे कर पाएंगे बड़ी बात है इनके लिए। ये आम आईबीसी कोड में इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकता, इनके लिए अलग से अथॉरिटीज बनी हुई है, इनके ऊपर नहीं लगेगा भाई साहब आईबीसी। आगे ये और आएगा अच्छे से, बस याद रखिए कि अभी इनके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन किसके ऊपर लगता है? तो बोले एनबीएफसी,
फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ही है वो। एनबीएफसी जिसका असेट साइज 500 करोड़ और मोर है, आई रिपीट 500 करोड़ और मोर, उसके ऊपर लगेगा। आगे ये और क्लियर होते जाएगा। आई होप फिलहाल इतनी चीजें अपनी क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपको धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन के बाद ये कंफर्ट देने लग जाएगा, भले आप पहली बार पढ़ रहे हो, बने रहना, बस ध्यान से सुनना। अब कहता है, मान लिया भाई साहब इंसॉल्वेंसी में धंधा बंद नहीं होता, धंधे को सुधारने की कोशिश की जाती है कि कंपनी सुधर जाए, बीमारी से बाहर निकल जाए, सबके उधार पे कर पाए और वापस से चलने लग जाए। वो नहीं होता तो लिक्विडेशन होता है। कहता है कौन इंटाइटल्ड नहीं है, यानी कि कौन कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है नहीं फाइल करता, नहीं फाइल कर सकता, यानी कि वो एनसीएलटी के पास नहीं जाएगा। एनसीएलटी ये कंपनी को इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में डालिए, इसका सुधार करवाओ, ये बीमार हो गई, हमारा पैसा नहीं दे पा रही है। कौन बंदा होगा जो ऐसे जाके एनसीएलटी के पास नहीं बोल पाएगा? हु आर नॉट इंटाइटल्ड। और नीचे ही मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया है, बोले ऊपर नॉट इंटाइटल्ड है तो कौन इनिशिएट कर सकता है, यानी कि इस पे दोनों कवर होंगे। कौन एनसीएलटी के पास जाके कंपनी जो बीमार है उसके इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। बट बिफोर मैं इसका आंसर डिस्कस करूं, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी ताकि वो आपको क्लियरली समझ में आए जब मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, यानी कि कंपनी जो बीमार है, जो लोगों का पैसा नहीं दे पा रही है, उसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करो यानी कि सुधारो, बैंक वालों से ज्यादा वक्त मांगो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करवाओ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, इसको बोलते रिजॉल्व करो। वो बीमार है उसको सुधारो। तो कंपनी जो इंसॉल्वेंट यानी कि बीमारी के प्रोसेस में, उसको रिजॉल्व करो। ये एक लीगल प्रोसेस है कंपनी को बचाने के लिए या कंपनी की जो फाइनेंशियली ट्रबल्ड सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसको बोलते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये लीगल प्रोसेस जो आईबीसी के अंदर दी है कंपनी को बचाने के लिए, उसके अभी जो कैश क्रंच चल रहा है उसको वहां से बाहर निकालने के लिए। अब कहता है जो कॉर्पोरेट डेटर है, इसको कौन, कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स आएंगे, ये CIRP, ये कॉर्पोरेट डेटर, ये वर्ड बार बार आएंगे, तो मैंने पहले एक जगह लिख के इसको समझा दिया है। तो कहता है कॉर्पोरेट डेटर एक कंपनी, एक LLP, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जो किसी से पैसे ले भी, इसको बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब तीसरा कहता है जो पर्सन एप्लीकेशन फाइल करता है कंपनी के बिहाफ में उसको कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोलते हैं। सर ये कौन हो सकता है? अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, वो कैसे जाएगी एनसीएलटी के पास? क्योंकि लिखा था ना, ऊपर लिखा था वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो सकता है, कंपनी खुद जा सकती है। कंपनी खुद कैसे जाएगी? वो है ही नहीं इंसान। तो कंपनी के बिहाफ में उसका कंपनी सेक्रेटरी, उसके बिहाफ में उसका डायरेक्टर या कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन, उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, जो कंपनी के बिहाफ में जाके एनसीएलटी को अप्लाई कर रहा है। तो सर ये खुद जाके अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, मैंने बोला ना आमतौर पर इंसॉल्वेंसी के लिए क्रेडिटर ही अप्लाई करता है। क्रेडिटर भी दो प्रकार के हैं, बताऊंगा अभी। आमतौर पर क्रेडिटर ही अप्लाई करता है कि इनने पैसे लिए हमसे दे नहीं रहे, देखो सुधार करवाओ इनका, कुछ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करवाओ इनकी। वो लिक्विडेट करेगा नहीं सीधा कि भैया बंद करो इसको बेचो, वो तो लास्ट वाला है कि अगर दवाई देने से भी कंपनी नहीं सुधरती है, कॉम्प्रोमाइज से भी नहीं सुधरती है, ज्यादा टाइम देने में भी नहीं सुधरती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने में भी नहीं सुधरती है, तब लिक्विडेशन करेंगे। तो क्या ये पर्सन जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, जो कंपनी के बिहाफ में अप्लाई कर रहा है, कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है? हाँ, आमतौर पर क्रेडिटर ही अप्लाई करता है, बट कभी कभी कंपनी कॉर्पोरेट डेटर खुद भी जा सकती है कि हम बीमार हैं, हमको इलाज के लिए एक डॉक्टर भेजो। दैट डॉक्टर इज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो खुद भी अप्लाई कर सकती है। तो खुद कैसे अप्लाई करेगी? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के थ्रू। तो वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है, बरोबर है क्या? देखो लिखा है पर्सन हु फाइल्स द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसको कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोलते हैं। अब मैंने बोला आमतौर पर क्रेडिटर ही फाइल करता है। अब क्रेडिटर भी आईबीसी के अंदर दो प्रकार के हैं। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कंपनी को पैसे दिया है, उधार पे लोन दिया है, फाइनेंस दिया है। एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर जो कंपनी के रॉ मटेरियल सप्लायर होंगे, उधार पे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई किए हुए। जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय की आपने सैलरी नहीं दी है,
कंपनी को किसी ने लीगल सर्विस दी, कोई वकीलों का फर्म होगा, कंपनी को लीगल सर्विस दी, आपने उनका पैसा नहीं दिया है, तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाएंगे। जिसने धन दिया है फाइनेंशियल क्रेडिटर, धन के अलावा वाले जो लोग जो चीज दिए हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। दोनों अप्लाई कर सकते हैं सर? हां बिल्कुल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही क्रेडिटर हैं। और कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है, बराबर है। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ गई? हां सर समझ गई। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन 6 बात करता है कौन CIRP के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इनिशिएट करेगा। तो कहता है एक एक शब्द पढ़ना। लिखता है वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर, वर्ड देखो यहां पे क्या लिखा है, कॉर्पोरेट डेटर यानी कि वही कंपनी, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कर रही है। डिफॉल्ट मतलब पैसे पे नहीं कर रही, किसका? या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर का, या तो फिर लिखता देखो और द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। लिखता है वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद भी अप्लाई कर सकती है कि भैया हमारे खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चलाया जाए। तो ये सब सेक्शन 6 के अंदर लिखा है, चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, चाहे कॉर्पोरेट डेटर खुद इनिशिएट कर सकता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कौन नहीं कर सकता है? अब ये समझिएगा, कहता है सुनिएगा, कॉर्पोरेट डेटर विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, क्योंकि भाई एप्लीकेंट यानी कि कंपनी के बिहाफ का, ये इंटाइटल नहीं होंगे कि एप्लीकेशन के लिए, यानी कि किसको मना किया? कॉर्पोरेट डेटर को मना किया। सर 6 पे तो बोला था कि वो कर सकता है, अरे सुन तो लो पूरा, 11 में क्यों मना कर रहा है उसको? 11 में अब कॉर्पोरेट डेटर को इसलिए मना कर रहा है, बोले इस नालायक के लिए, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है ये ऑलरेडी अंडरगोइंग है एक CIRP में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है इनकी, यानी कि एक डॉक्टर आ चुका है जो इनका इलाज कर रहा है। अभी इलाज कर रहा है ना, पहले वो डॉक्टर को इलाज करने दो, आप दोबारा फिर से फाइल कर दिया NCLT के पास जाके कि NCLT इसका इंसॉल्वेंसी, अरे कर रहा है ना एक डॉक्टर इलाज। अगर भैया ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, अनदर ट्रीटमेंट चला दोगे क्या? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया है, वो इलाज कर रहा है कंपनी का, वो बात कर रहा है बैंक वालों से, क्रेडिटर से, आप बोल रहे हो एक और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दो, वो भी इलाज करेगा। अरे भैया जब ऑलरेडी इलाज चल रहा है तो एक जगह इलाज होने दो ना। ऑलरेडी अगर प्रोसेस चल रही है आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो, पागल हो क्या? नहीं होगा, आप अंडरगोइंग हो। दूसरा कहता है कंप्लीट हो गया आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कंप्लीट हो गया। बोले कब? अभी जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, अप्लाई करने से ठीक 12 महीने पहले आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हुई है, तो अभी तो इलाज हुआ है ना, इलाज के परिणाम धीरे धीरे दिखते हैं। अभी हमने बैंक वालों को बोला हुआ है, बैंक वालों भैया 10 का 5% कर दो, 5 साल की जगह 7 साल का समय दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कम कर दिया है, थोड़ा सा अमाउंट भी कम करा लिया, कंपनी अब आपको 7 साल में पे करेगी। तो भैया 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने ही हुए अभी। आप अभी 12 महीने बीते नहीं, अभी 12 महीने पहले ही 12 मंथ प्रीसीडिंग आपका ये हुआ है, आपका इलाज हुआ है, आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हुआ है प्रीसीडिंग 12 महीने में, और आप फिर से आ गए। अरे इलाज हुआ है तो इलाज के बाद जब शरीर सुधरता है थोड़ा वक्त लेता है रिकवरी में। अभी तो 12 महीने पहले हुआ है, आज आप एप्लीकेशन कर रहे हो, अभी एप्लीकेशन के 12 महीने पहले 12 मंथ प्रीसीडिंग आपका इलाज हुआ है, आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस हो चुका है, फिर आ जा रहे हो, पागल हो गया? तो कॉर्पोरेट डेटर इन परिस्थिति में नहीं आ सकते। तीसरा, अब इसके लिए एक एग्जांपल सुनो। फाइनेंशियल क्रेडिटर का रिजोल्यूशन प्लान बन गया था, यानी कि उसको सुधारने के लिए पूरा डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया था, इसको बोलते रिजोल्यूशन प्लान। यहां पे डॉक्टर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कहलाता है और डॉक्टर की दवाई रिजोल्यूशन प्लान कहलाती है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायलेटेड एनी ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान which was approved 12 months before the date of making an application under this chapter। तो देखो लिखा है भाई, इंस्टेड ऑफ 100 करोड़ इमीडिएटली पे करने की जगह 60 करोड़ पे कर दो 5 साल में। ये रेस्क्यू एग्रीमेंट है, ये रिजोल्यूशन प्लान है। अब सपोज कंपनी ने एग्री किया कि भैया हम 10 करोड़ एवरी ईयर पे करेंगे, लेकिन कंपनी अब अपना प्रॉमिस तोड़ देती है,
नहीं पे कर पा रही है, तो भैया आपने वॉयलेट किया। अच्छा, इस पे एक बात क्या बोलता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने वॉयलेट किया। फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे वॉयलेट करेगा, भाई आपने बोला था कि ठीक है भैया 10 करोड़ हर साल दे दो, 60 करोड़ ओवर 5 ईयर्स, तो वी विल पे 10 करोड़ एवरी ईयर बोला, कंपनी ने एग्री किया। 100 करोड़ इमीडिएटली पे मत करो, बोले 10 करोड़ एवरी ईयर पे करेंगे। मैं कहता हूं इसको 6 साल कर लो, 60 करोड़ की जगह ये लो 6 साल। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर कहता है नहीं मेरे को तो पूरा ही पैसा चाहिए, या कंपनी ही पे नहीं कर पा रही है, दोनों में से कोई एक वॉयलेट कर रहा है। भैया जो आपको दवाई दी गई उस दवाई को लो। डॉक्टर ये बोल रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कि भैया आप 60 करोड़ दे देना हर साल, लेकिन अब वो कह रहा है भैया फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं हमको इमीडिएटली चाहिए, भैया आप वॉयलेट कर रहे हो। तो अगर आप आए थे रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ गया, उसने समझौता करा दिया, तो समझौते में रुको ना, फिर वॉयलेट क्यों कर रहे हो समझौते को, तुरंत तो कर रहे हो फिर भी। तो भैया अप्रूव हुआ था तुम्हारा प्लान 12 मंथ्स बिफोर, जब आप आज अप्लाई कर रहे हो ना, इससे एप्लीकेशन से 12 महीने पहले आपका एक प्लान अप्रूव हुआ था, आप वॉयलेट कर रहे हो फाइनेंशियल क्रेडिटर, आप तुरंत पैसे मांग रहे हो, तो फिर आप दोबारा नहीं आ सकते। क्यों, हम आपको दवाई लिख के देते हैं, आप दवाई ढंग से लेने नहीं देते हो, अब आप नहीं करोगे अप्लाई। तो भाई ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, आज आप जब अप्लाई किए उसके 12 महीने पहले आपका ट्रीटमेंट हुआ है। भाई ट्रीटमेंट के लिए हमने दवाई लिखी थी, आप दवाई ढंग से खाने ही नहीं दे रहे हो। लास्ट लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया गया आपके खिलाफ। लिक्विडेशन ऑर्डर करने का मतलब आपके लिए जो रेस्क्यू प्लान, रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाई गई थी, रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया था कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे देंगे, वो नहीं पे कर पा रहे, तो फाइनली लिक्विडेशन का ऑर्डर हो गया। लिक्विडेशन का ऑर्डर मतलब अब आप मरोगे ही, अब आपको दवाई देके नहीं सुधारा जाता, अब आपका रेजोल्यूशन प्लान देके नहीं सुधारा जा सकता, अब आप मरेंगे ही मरेंगे, अब आपका लिक्विडेशन शुरू हो गया है। तो जब मरना तय होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, थोड़ा सा समय बचा है भाई, घर लेके जाओ हॉस्पिटल से, यहां मत रखो। तो अब आप दवाई मांगने मत आओ। दवाई मांगना यानी कि रिजोल्यूशन प्रोसेस मांगना, रेजोल्यूशन प्लान मांगना अब नहीं मिलेगा। ये 4 सिचुएशन है। ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, 12 महीने पहले ही ट्रीटमेंट हुआ है, 12 महीने पहले हमने जो दवाई दी थी तुम ढंग से खाने नहीं दे रहे हो, अब ये मरने ही वाला है। ऐसी 4 परिस्थितियों में आप CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आमतौर पर कौन कर सकता है, सारे क्रेडिटर, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर, और साथ में कॉर्पोरेट डिटर खुद भी कर सकता है। ठीक है सर, देखो यही सीक्वेंस होता है। पहले इंसॉल्वेंसी, तो उसके लिए आप रिजोल्यूशन अटेम्प्ट करते हो कि भाई सुधर जाए, वो फेल हो गया तो लिक्विडेशन। तो यहां पे इसकी ब्रीफ समरी दी हुई है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। 3 क्या कहते हैं, कहता है देखो भैया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट इन फाइनेंस सेक्टर। मैंने बोला था ऊपर से कि डिटेल में आएगा नीचे, तो बोले भाई देखो वापस से मैंने आपके लिए कुछ बना के रखा है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान होगा, मैंने ऊपर पे यहां पे आपको दिखाया था कि एक्सक्लूड करता है फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को। मैंने यहां पे आपके लिए वापस से कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ताकि आपको ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो है ये अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब समझे। कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब कौन है, एक कंपनी, एक LLP या एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये 3 लोगों को बोला कॉर्पोरेट पर्सन में। लेकिन कहता है कॉर्पोरेट पर्सन में कौन नहीं आएगा, बोले फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा। अब कहता है नीचे, यहां पे ध्यान से समझना, लिखता देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब कहता है कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। अब तुमने ऊपर क्या लिखा, कॉर्पोरेट पर्सन में कंपनी आती है, और कंपनी में बैंकिंग कंपनी भी आती है, इंश्योरेंस कंपनी भी आती है, बैंकिंग कंपनी भी आती है, इंश्योरेंस कंपनी भी आती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी आती है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी भी आती है। तो भैया आपने कंपनी बोला तो कंपनी में तो सब आते हैं, वो कॉर्पोरेट पर्सन है। कॉर्पोरेट पर्सन के ऊपर लगता है भाई साहब IBC। लेकिन कहता है सुनो सुनो सुनो, IBC के अंदर, कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आएगा। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड सो ऑन। क्यों, कहता है भैया बहुत सेंसिटिव है,
इनका ऐसे आईबीसी में ऑर्डिनरी इंसॉल्वेंसी नहीं होगा, ये बैठे हैं इनके लिए आरबीआई, सेबी, आरडी, आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए, ये लोग ध्यान देंगे भाई साहब अगर इनका कुछ इंसॉल्वेंसी होता है तो। आईबीसी के अंदर इनका नहीं होगा। तो कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर इनको डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया है, ये यहां इसके हिसाब से रेगुलेट होंगे, आईबीसी के हिसाब से रेगुलेट नहीं होंगे। अब अगर आप देखेंगे ये एक प्रकार की समरी है, कंपनी में लगता है हाँ, एलएलपी में हाँ, पार्टनरशिप में हाँ, इंडिविजुअल हाँ, पर्सनल गारंटर हाँ, प्रोप्राइटरशिप हाँ, एनबीएफसी असेट साइज 500 करोड़ और मोर हाँ, लेकिन बैंक नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी नहीं लगेगा, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। ये धीरे धीरे आपको और कनेक्ट होते जाएगा, बस आप देखो आराम से। टेक्निकल है ना, बट सीक्वेंस ऐसा बैठा के लाया हूं कि अंत तक ये नोट्स खत्म करते करते तक सारे तार जुड़ जाएंगे। समझा सर? जीवन में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है भाई बताओ क्या तरीका होता है, कैसे शुरू होती है ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैसे शुरू होगी? एक फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा। फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि बैंक जिसने लोन दिया होगा, उस कॉर्पोरेट पर्सन को, उस कॉर्पोरेट डेटर को वो कैसे शुरू करता है, किसके पास जाता है, कहां अप्लाई करता है कि भाई कंपनी के लिए एक डॉक्टर यानी कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाए। कंपनी बीमार है, मेरा पैसा नहीं दे पा रही है, इसकी बीमारी सुधरवाओ, मेरा पैसा दिलवाओ। अगर ये रिजोल्यूशन प्लान, ये रेस्क्यू प्लान फेल होगा तो इसको लिक्विडेट किया जाएगा। तो सेक्शन 7 कहता है अगर आपको शुरुआत करनी है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की, फाइनेंशियल क्रेडिटर आपको, तो आइए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी है। मैं स्टार्टिंग से ही एनसीएलटी बोल रहा हूं, आपने ध्यान दिया होगा कि भैया इनिशिएट करो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, शुरू करो। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या तो खुद से या तो और बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलके एप्लीकेशन फाइल करेगा। बराबर कब? देखो लिखा है व्हेन डिफॉल्ट हैज अकर्ड। अब ये डिफॉल्ट को भी याद रखना, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है ये भी आगे मेंशन है कि कम से कम इतने अमाउंट का डिफॉल्ट होना चाहिए तो आप आईबीसी के अंदर आ सकते हो। तो आप एनसीएलटी को अप्लाई करोगे या तो अकेले या तो मिलकर, जब कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया है। अब यहां पे कहता है डिफॉल्ट इंक्लूड डिफॉल्ट ऑफ अ फाइनेंशियल डेट ओन्ड नॉट ओनली टू एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर, अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी चलेगा। यानी कि मैं अप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, किसी और के लिए बिहाफ में भी अप्लाई कर रहा हूं तो भी चलता। ठीक है सर। अब फॉर्म और मैनर यानी कि किस कौन सा फॉर्म रहेगा, क्या फीस रहेगी, वो प्रिस्क्राइब्ड रहेगी, क्या क्या अटैच करोगे आप एप्लीकेशन के साथ। तो कहता है देखो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। भाई क्या सबूत है कि इसने डिफॉल्ट किया है? आपने डिमांड नोटिस दिया होगा, डिमांड नोटिस दिया, पैसा आया नहीं, ये देखो डिमांड नोटिस है, अनआंसर्ड है। ये कैसे पता चलेगा? आपने डिमांड नोटिस दिया, डेट रहेगी, फिर बैंक अपना अकाउंट दिखाएगी, ये देखो अकाउंट स्टेटमेंट, अभी तक पैसा नहीं आया है। लोन एग्रीमेंट दिखाएगी कि देखो इतना लोन दिया है, ये देखो बैंक स्टेटमेंट। तो पहले आप रिकॉर्ड दिखाओ डिफॉल्ट का। बराबर है क्या? अब एक टर्म और आएगा इस पे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है? जब भी कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और उसके लिए कोई भी आपको सबूत इकट्ठे करने हैं तो एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जो गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल डेटा स्टोरेज सिस्टम है। बैंक खुद इस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डेटा अपलोड कर देती है कि ये कॉर्पोरेट डेटर ने हमसे पैसे लिए थे, ये देखो लोन एग्रीमेंट, ये देखो डिमांड नोटिस, ये देखो अकाउंट स्टेटमेंट, और इसने अभी डिफॉल्ट किया है। आप वहां से रिकॉर्ड निकाल के दे सकते हो। बराबर है क्या? कोई भी एविडेंस दिखाओ जिससे ये पता चले कि हां डिफॉल्ट हुआ है। आप नाम बताओ, आप कौन सा डॉक्टर चाहते हो जो इस कंपनी की बीमारी को सुधारे। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का मतलब वो डॉक्टर, वो प्रोफेशनल जो कंपनी की इस बीमारी से बाहर लाएगा। इसको हम बोलेंगे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम का मतलब टेम्पररी है, फिलहाल के लिए है। सर इंटरिम क्यों? अरे अभी फिलहाल इसको अपॉइंट कर दो। ये जो इंटरिम वाला बंदा है ना, ये पूरे क्रेडिटर का एक ग्रुप रेडी करेगा, सीओसी बोलते हैं इसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। कितने क्रेडिटर इन सब का ग्रुप बनाएगा, सबसे कोऑर्डिनेट करेगा। अब वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है
अगर इस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रखना चाहते हैं तो भाई इसको वापस से वोट देके ये लोग रख लेंगे। इस इंटरिम को ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोला जाएगा, इंटरिम हट जाएगा। लेकिन वो किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं तो रिप्लेस। ये फिलहाल के लिए डॉक्टर है, क्योंकि अभी तो कोई एक फाइनेंशियल क्रेडिटर अपॉइंट कर रहा है, बाकी के फाइनेंशियल क्रेडिटर जब आएंगे हो सकता है उनको ये डॉक्टर अच्छा ना लगे, हो सकता है उनको लगे डॉक्टर कंपनी को नहीं सुधार पाएगा। तो भाई आप पहले डिफॉल्ट का रिकॉर्ड बताओ, नाम बताओ, कौन आईआरपी आपका है, अदर डिटेल जो बोर्ड बताएगा। यहां पे बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो बताएगी। ठीक है सर, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन वो देने बोल रहे हैं। तो अब ड्यूटी क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी की। भाई जैसे ही एप्लीकेशन आए वहां से 14 दिन में आप ये देखो कि क्या वाकई में डिफॉल्ट है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में क्या ये डिफॉल्ट रिकॉर्डेड है, जो सबूत एविडेंस दिया है क्या वो सच है, ये वेरीफाई कर लो 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर वेरीफाई करके या तो आप एडमिट करोगे, क्यों कि भैया डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, सारे सबूत अपने को मिल गए हैं, और जो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही हो, यानी कि वो खुद फ्रॉड के केस में फंसा हुआ है, वो खुद मिसयूज किया हुआ है इसके पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को, तो उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है, उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है ना। अगर ये सारी चीजें बराबर है आपके एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया जाएगा। कब रिजेक्ट कर लिया जाएगा, डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, एप्लीकेशन में आपने इनकंप्लीट एविडेंस दिया है, आपके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, आपका जो डिफॉल्ट है वो खुद ही लड़ रहा है, आपका कॉर्पोरेट डेटर की इनसे तो हमने पैसे ही नहीं लिए, आपके पास सबूत ही पक्के नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन रिजेक्ट करने के पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। भाई आपको कुछ कहना है तो बता दो, 7 दिन में आप रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई और सबूत है 7 दिन में आप रेक्टिफाई करके वो डिफेक्ट को सही कर सकते हो, तो 7 दिन का आपको मौका मिलेगा। अगर एडमिट कर लिया जाता है तो कहता है कमेंसमेंट कब से माना जाएगा, कब से माना जाएगा कि कंपनी का इलाज शुरू हो गया है, कंपनी का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया है, कब से माना जाएगा, बोले जिस डेट से एप्लीकेशन को एनसीएलटी ने एडमिट किया वहां से मान लिया जाएगा कि इलाज शुरू है। अब सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट से माना जाएगा कि आपका इलाज शुरू हो गया, क्यों, ये डेट से अगर इलाज शुरू हुआ है तो इलाज कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ये आगे टाइम लिमिट आएगी। तो यहां से शुरू हुआ है तो कितने दिन में खत्म होगा, 330 दिन मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू हुआ तो 330 दिन में खत्म होगा, आगे बताऊंगा, तो ये याद रखना है डेट को। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मैंने बोला था ना डिफॉल्ट का भी एक अमाउंट होना चाहिए, तो सबसे पहले लिखता है डोमेन इंडिया लिमिटेड है, ये 2,80,000 रुपए उधार ली हुई है एस नाम के एक बंदे से। एस ने अपना ये उधार जो है अपने 2 क्रेडिटर को असाइन कर दिया, आरएम को और एम को, कि भैया तुम मेरे बिहाफ में कंपनी से पैसे ले लेना। अब जो एम है और एम जो है 1,40,000 रुपए चाहता है भैया, तो एम ने कंपनी को नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस, कि भैया पैसा दो, कंपनी नहीं दे पा रही है। अब एम के डिमांड से कंपनी पैसे नहीं दे रही है, 4 हफ्ते हो गए हैं जब से उसने नोटिस दिया है। एम जाता है एनसीएलटी के पास, कहता है भैया इनका इलाज शुरू कर दो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर दो। बताइए जो एप्लीकेशन एम के द्वारा है क्या वो एनसीएलटी एडमिट करेगी। अब सवाल पहला आता है, सर सबसे पहले कंपनी ने पैसे लिए थे, कंपनी नहीं दे रही है, अब सर कंपनी ने उधार लिए थे एस से, एस ने अपना पैसा असाइन कर दिया आर को और एम को, बरोबर है क्या, अब वो सूट फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करना है फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है ना यहां पे उसका असाइनी भी आएगा, असाइनी भी आएगा। क्यों सर, यहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर एक्चुअल में कौन था, एस, लेकिन उसने असाइन कर दिया, उसको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलेंगे। अब सवाल आता है सेक्शन 7 में लिखता है फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर में असाइनी भी आता है, 1,40,000 रुपए का डेट मांग रहा है, लेकिन सेक्शन 4 ये बोलता है भाई साहब मिनिमम डिफॉल्ट जो है वो 1 करोड़ का होना चाहिए। आप 1,40,000 के लिए आ गए हैं भैया, 1 करोड़ का मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए तो CIRP स्टार्ट होगा, तो आप सेक्शन 7 में अप्लाई कर सकते हैं। आपका तो 1,40,000 का है, नहीं हो पाएगा भैया। 6 पे चलते,
6 अपने को क्या कहता है? कहता है भैया अब बताओ ये जो ड्यूटीज क्या होगी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए। इंटरिम का मतलब क्या है? टेम्परेरी। इसको रीअपॉइंट कर देंगे तो ये इंटरिम हट जाएगा। अब इसकी ड्यूटी क्या है? तो आइए इसकी ड्यूटी समझते हैं। सेक्शन 18 में सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, कंपनी के पास कितनी एसेट है, क्या फाइनेंस है, क्या ऑपरेशन है, यानी कि फैक्ट्री, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, किससे कितना आने वाला है, किसको कितना जाने वाला है। तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेगा सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। बिजनेस ऑपरेशन पिछले 2 साल का देखेगा, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पेमेंट पिछले 2 साल का, कि भाई कौन से बैंक को पैसा मिला है, एम्प्लॉयज को सैलरी मिली है क्या, रॉ मटेरियल वाले को पैसा मिला है क्या, ये पिछले 2 साल का देखेगा। कितनी एसेट कितनी लाइबिलिटी है, जिस दिन इलाज शुरू हुआ है, ये सारा कंपनी का कच्चा चिट्ठा अपने हाथ में लेगा, रिसीव करेगा और कोलेट करेगा। कोलेट का मतलब वेरीफाई। मुंह उठा के कोई भी क्रेडिटर आ गया है, हमसे भी पैसे लेता है, अरे सबूत दे भाई। आप जब अपना क्लेम सबमिट करोगे क्रेडिटर, पूरा सबूत के साथ देना। तो सारे क्रेडिटर को इनवाइट करके उनका रिसीव करेगा, भैया बताओ किसका क्या क्लेम है। अब ये कैसे आते हैं क्रेडिटर इसके पास? पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है इसके द्वारा। जैसे इलाज शुरू हुआ, एक पब्लिक अनाउंसमेंट कि भैया इसका इलाज शुरू हो गया है, इसका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया है। जितने भी लोग इस कंपनी से पैसा चाहते हैं, बरोबर है क्या, जितने भी लोग इस कंपनी से पैसा चाहते हैं, कृपा करें आप अपना क्लेम सबमिट करें। क्लेम सबमिट करने का मतलब आप सबूत के साथ क्लेम सबमिट करें कि वाकई आपकी कंपनी, हमारी कंपनी ने आपसे पैसे लिए। इसको बोलते हैं वेरीफाई करना। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूट करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि अब ये ग्रुप बनाएगा क्रेडिटर का। पहले रिसीव किया क्लेम, वेरीफाई किया, पता चला हाँ भाई आपका भी, आपका भी, आपका भी, आपका भी। अब ये कमिटी फॉर्म करेगा। अब कमिटी फॉर्म करने के बाद अब ये कंपनी के सारे असेट को मॉनिटर करेगा, कंपनी के बिजनेस को मैनेज करेगा, जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं होता। देखो इंटरिम नहीं लिखा है, अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन अपॉइंट करेंगे? ये लोग, ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ग्रुप बनाया है, अब ये लोग देखेंगे कि इसका इंटरिम हटाना है कि नहीं, इसको परमानेंट रखना है कि नहीं। तो जब तक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं कर लेते, या तो इसी को या तो किसी और को, तब तक कंपनी के सारे असेट, कंपनी के सारे बिजनेस ऑपरेशन ये चलाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हट जाएंगे, वो मैनेजमेंट में रहेंगे जरूर, लेकिन उसका पावर नहीं रहेगा। क्यों? वही लोग थे जो कंपनी को बीमार किए थे, अभी सुधारने वाला आ गया। लेकिन ये इंटरिम है, इंटरिम यानी कि इसके बाद कोई परमानेंट वाला रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा, तब तक ये मैनेज करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है इसने, ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में अपलोड करेगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जैसे बताया था, गवर्नमेंट बैक्ड स्टोरेज है, फाइनेंशियल डेटा स्टोरेज, बताएगा कंपनी की कितनी लाइबिलिटी, कितनी एसेट है, क्या डिफॉल्ट हुआ है, सब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे अपलोड कर देगा। ठीक है सर। कंट्रोल कर लेगा, सारे असेट्स को अपने हाथ में ले लेगा। जितने असेट इस कंपनी के नाम पे रहेंगे सब इसकी कस्टडी में आ जाएंगे, ताकि कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर इसको गलत तरीके से किसी को बेच ना दे, क्योंकि कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ है, तो वो अपनी कस्टडी में ले लेगा, ख्याल रखेगा उनका। अदर ड्यूटी जो IBBI बताएगी, ये 7 ड्यूटीज है इसकी। ये है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एक शॉर्ट नोट लिखो, रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर। वर्ड क्या बोला? रिप्लेसमेंट। आइए थोड़ा सुनना। तो कहता है भाई देखो, एक होता है IRP और एक होता है RP। IRP टेम्पररी है, RP परमानेंट है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर, तो कहता है जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो चेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। यानी कि सर पहले IRP आएगा, IRP कमिटी बनाएगा, वो कमिटी या तो उसी को ही RP बना देगी या किसी और को RP बनाएगी। अब RP आ गया, अब इंटरिम हट गया, परमानेंट है। ये परमानेंट वाले को भी हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सर पहली बात तो हटाएंगे क्यों भाई? हो सकता है, होता है ना कभी कभी, हम किसी डॉक्टर के पास चले गए, नाम सुना था उसका, लेकिन उसकी दवाई हमारे शरीर पे अच्छा काम नहीं कर रही है, उल्टा और तकलीफ हो रही है, तो हम डॉक्टर बदलते हैं। वैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने पहले एक डॉक्टर का चुनाव कर लिया, लेकिन वो डॉक्टर कंपनी को रिवाइव नहीं कर पा रहा है,
क्रेडिटर का पैसा नहीं दिलवा पा रहा है, तो अब उसको चेंज करना है, तो चेंज ऐसे ही नहीं होगा, तो कहता है आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा नया नाम एनसीएलटी को, वो अपॉइंट करेगा दूसरा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आफ्टर गेटिंग अप्रूवल कंफर्मेशन फ्रॉम आईबीबीआई। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से पहले कंफर्मेशन लेगा एनसीएलटी भी, उसके बाद आपका डॉक्टर यानी कि आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चेंज होगा। समझा? क्वेश्चन 8 में चलते हैं। कहता है गणेश है, अब ये ऑपरेशनल क्रेडिटर, देखो क्या लिखा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, इसने एप्लीकेशन फाइल किया है, अब लिखता है इसने आईआरपी का नाम नहीं लिखा है। ऊपर अपन ने देखो लिखा था सेक्शन नंबर 7 में कि भाई कैसे प्रोसेस शुरू होगी, तो बोले आपको आईआरपी का नाम देना पड़ेगा। अभी फिलहाल कौन टेम्पररी आपका आईआरपी है, इसने बताया ही नहीं है कि हमारा अभी टेम्पररी कौन डॉक्टर रहेगा। सीओसी बनने के बाद, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बाद तो वो परमानेंट कर देंगे, इंट्रीम हटा देंगे, लेकिन फिलहाल आपको टेम्पररी डॉक्टर, टेम्पररी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तो बताना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, इस परिस्थिति में एनसीएलटी ही अपॉइंट कर देती है। एनसीएलटी आईबीबीआई को लिखेगी कि भैया आप रिकमेंड करो कौन सा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि इसने तो एप्लीकेशन में कुछ बताया नहीं है। तो सेक्शन नंबर 16, एप्लीकेशन कौन किया है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, लेकिन नाम नहीं दिया इंटरिम प्रोफेशनल का, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी एक रेफरेंस देगी आईबीबीआई को, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आप रिकमेंड करो कि कौन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होना चाहिए। अब बोर्ड रिकमेंड करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अगेंस्ट होम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, सॉरी पेंडिंग ना हो, अगेंस्ट होम नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। जैसे ऊपर लिखा तो खुद ही फंसा रहेगा, तो क्या करेगा, 10 दिन के अंदर आईबीबीआई जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, प्रोसीडिंग नहीं है, 10 दिन के अंदर आईबीबीआई को एक रेफरेंस देना पड़ेगा। कितने समय तक ये रहेगा, बोले उतने ही समय तक जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं होता। कौन करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, वो जब तक इसको इंटरिम नहीं हटा देते यानी कि परमानेंट नहीं कर देते तब तक इसका रहेगा, तब तक इसका पीरियड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय सीओसी। अब आया मुद्दे की बात, बताओ कैसे अपॉइंट करेंगे। तो 22 कहता है कि आप पहली मीटिंग यानी कि सीओसी का ग्रुप कौन बनाया था, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो या तो आप खुद ही बनाओगे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, या तो एनसीएलटी आपको आईबीबीआई से पूछ के देगा। अब ये जब मीटिंग करवाएगा, पहली मीटिंग ग्रुप ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग कराएगा, तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी कि मैं कहता हूं 10 बैंक थी, सबका 10-10 लाख रुपए लेना बनता है कंपनी से, तो कम से कम 7 लोग वोट करेंगे ताकि 70% हो पाए, क्योंकि सबका 10-10% है। कंपनी ने 10 बैंक से मिला के 10-10 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए लिया है। अब भाई सबके पास 10-10% का वोटिंग राइट होगा, तो 7 बैंक को हां बोलना पड़ेगा। अपने को तो 66% चाहिए, लेकिन 7 बैंक करेंगे, सबका 10-10 लाख है तो 70% हो जाएगा। ये लोग ऐसे वोट करके रिजॉल्व करेंगे कि भैया अपॉइंट कर दो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो इंटरिम वर्ड हट गया। अगर वो डिसाइड करते हैं कि भैया इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही कंटिन्यू करो, राइटिंग में उसको कंसेंट देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको अथॉरिटी को कि हम इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो राइटिंग में कंसेंट देगा आईआरपी। लेकिन अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमको रिप्लेस करना है, फिर वो एप्लीकेशन करेंगे एनसीएलटी को एप्लीकेशन करेंगे, नाम बताएंगे उसका कि भैया ये बंदा रहेगा, तो वो रिटर्न कंसेंट उसके भी देंगे एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी इन्फॉर्म करेगी आईबीबीआई को, और आईबीबीआई के तरफ से जब अप्रूवल आएगा तब जाके आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नया वाला आएगा, आईआरपी को छोड़ के, इंटरिम वाले को छोड़ के। जब तक आईबीबीआई से कंफर्मेशन नहीं आता और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं आता, तब तक ये इंटरिम वाला ही कंटिन्यू करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। 9 हुआ, 10 पे चलते हैं। 10 क्या कहता है, कहता है बताइए अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर।
अब लिक्विडेटर की बात है, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। वहां तक बात चल रही थी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। वो इंटरिम भी हो सकता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे आपने देखा, और वो परमानेंट भी हो सकता है। सारा कुछ हो गया। अब लिक्विडेटर की बात आ रही है। सर लिक्विडेटर तो लिक्विडेशन के समय होगा, बिल्कुल। तो आप ये अज्यूम करें इस क्वेश्चन के लिए कि कंपनी का जो रिजोल्यूशन प्लान था, जो रेस्क्यू प्लान था, वो फेल हो गया। अब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो अब लिक्विडेशन के लिए लिक्विडेटर लगेगा। रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लग रहा था। अब सर क्या ये लिक्विडेटर, ये वही जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, ये वही एज अ लिक्विडेटर काम कर सकता है? हाँ। अलग भी हो सकता है? हाँ। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। तो कहता है भाई देखो, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था ना, यानी कि आईआरपी के बाद जो आया था, जो 66% वोटिंग पावर से आया था, अपॉइंटेड फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, वो ही अपने रिटर्न कंसेंट से एक्ट कर सकता है एज अ लिक्विडेटर, जब तक उसको एनसीएलटी के द्वारा रिप्लेस ना किया जाए। यानी कि आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही आपका लिक्विडेटर बन सकता है, प्रोवाइडेड एनसीएलटी ने उसको हटाया नहीं गया हो। जैसे ही लिक्विडेटर आया, भाई देखो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था तो भी बोर्ड के पावर खत्म हो गए थे। अब यहां पे भी बोर्ड के पावर जो हैं, केएमपी के जो पावर है, ये सब के सब सीज हो जाएंगे और पूरा पावर किसके पास आ जाएगा? लिक्विडेटर के पास। जितने भी कंपनी के पर्सनल है, पर्सनल यानी कि भाई साहब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, एम्प्लॉइज, ये सब अब कोऑपरेट करेंगे और सारे असिस्टेंस देंगे लिक्विडेटर को। जो मांगेगा आपको देना पड़ेगा, बराबर। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देके रिप्लेस कर सकती रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। कब? अगर उसने जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था ना, वॉज रिजेक्टेड फॉर फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। उसने जो रिजोल्यूशन प्लान दिया था, जिसकी वजह से कंपनी उभर नहीं पाई, वो रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो कोड की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रही थी। बोर्ड ने रिकमेंड किया रिप्लेसमेंट, आईबीबीआई ने बोला ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हटाओ, ये ढंग से कंपनी को जिंदा नहीं कर पाए, लिक्विडेटर क्या बनेगा? आईबीबीआई ही रिकमेंड कर रही है इसको हटाओ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रीजंस बता रही है साथ में। और तीसरा लिखा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल राइटिंग में कंसेंट नहीं दिया, तो ये 3 परिस्थिति में इसको हटाया जा सकता है। एडजुडिकेट अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करेगी अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अब पावर्स और ड्यूटीज में आते हैं, आइए फटाफट ध्यान से समझते हैं। पहला, अब लिक्विडेटर सारे क्लेम वेरीफाई करेगा क्रेडिटर के, वो कस्टडी मिलेगा सारी प्रॉपर्टीज को, कंपनी की असेट, लैंड, बिल्डिंग, सब वैल्यू लगवाएगा उसकी कि मार्केट वैल्यू कितनी है, लैंड की, बिल्डिंग की, असेट की, मशीनरी की। और लगे तो कुछ मेजर्स भी लेगा ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए। अब बड़ी महंगी महंगी मशीन लगी हुई फैक्ट्री में, सिक्योरिटी ले लिया भाई कि भैया फैक्ट्री का ध्यान रखो, कैमरा वैमरा लगवा दिया। इंश्योरेंस ले लिया असेट का कि भैया कुछ हादसा ना हो जाए इस पे। तो वो पूरे ताकत लगाएगा कि वो असेट की वैल्यू प्रिजर्व करके रखे, वो बिजनेस को चलाएगा, बेनिफिशियल लिक्विडेशन करेगा। ऐसा नहीं कि भैया लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया बंद कर दो, बिजनेस को चलाते चलाते लिक्विडेट करना है। प्रॉपर्टी सेल करेगा। अब देखो यहां पे लिखा है प्रमोटर, ध्यान से बात को सुनना, प्रमोटर हु कॉज्ड द कंपनीज फेलर कैन नॉट रीपर्चेस कंपनीज असेट, लिखा हुआ है देखो। सेलिंग प्रॉपर्टी इन एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट टू इनएलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। अब इनएलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या है? यही प्रमोटर की वजह से कंपनी का दिवाला हुआ है, अब वही खरीदने आ रहा है कंपनी की प्रॉपर्टीज को। नहीं भैया, आप लगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बनाओगे ना, कि चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपका प्रॉमिसरी नोट। आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। ये क्या है सर? आप कोर्ट से एक ऑर्डर लाते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर था, उसने अपने शेयर्स पे पूरा अमाउंट पे नहीं किया था, अनपेड था, वो तो मर गया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन तो चाहिए ना, अनपेड था शेयर्स में अमाउंट अभी। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है आप कोर्ट जाके एक ऑर्डर लेके आओगे, लिक्विडेटर आप ऑर्डर लेके आओगे, जहां पे जो मरा हुआ शेयर होल्डर है उसके स्टेट को बेच के आप उस पे अनपेड शेयर्स का पैसा वसूल करके आओगे। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना उस शेयर होल्डर के खिलाफ जो मर चुका है लेकिन उसके शेयर्स में अमाउंट अभी अनपेड है।
फिर कहता है आपको कोई प्रोफेशनल का असिस्टेंस चाहिए, किसी लीगल डिस्प्यूट के लिए लॉयर की जरूरत है, मशीन की वैल्यूअर के लिए, मशीन की वैल्यू निकालने के लिए आपको वैल्यूअर की जरूरत है, लीजिए ना। और आप इनवाइट करिए, इनवाइट एंड सेटलिंग क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर, भैया आप बुलाओ सबको, आपका क्या क्या था ऊपर आपने वेरीफाई कर लिया, हाँ अब आप असेट को डिस्ट्रीब्यूट करो, सारे लाइबिलिटी पे करो, सब कुछ हो जाएगा, फिर रिपोर्ट करेंगे। ये लिक्विडेटर की ड्यूटी है, समझा सर। 11 पे चलते हैं। अब ये 11 वही है जो मैंने बोला था, टाइम लिमिट नोट करके रखिएगा, टाइम बहुत काम आएगा यहां पे। देखो 1 मार्क्स का पूछा था और इतना ही पूछा था कि बताओ कितनी बार एक्सटेंशन मिल सकता है अगर हमको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है खत्म करना है, कितनी बार हम एनसीएलटी से जाके एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो बस इतना ही पूछा था एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन तो एक ही बार मिलता है, लेकिन मैंने पूरा सेक्शन 12 आपके सामने लिख के दिया हुआ है ताकि आप सिर्फ एक्सटेंशन ना पढ़े, आपको कुछ भी पूछे बनना चाहिए। सबसे पहले 12(1) के अंदर बेसिक टाइम लिमिट है, कहता है भैया देखो जैसे ही एडमिशन हुआ आपके एप्लीकेशन का तब से माना जाएगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गई, हां सर तब से माना जाएगा। वहां से जब से वो एडमिट हुआ था वहां से 180 दिन के अंदर ये रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्रोसेस हो जानी चाहिए। अब कहता है एक्सटेंशन मिल सकता है, बोले मिलेगा ना, कौन देगा, तो बोले एनसीएलटी देगी। कब देगी, आप जब अप्लाई करोगे, लेकिन आप अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं कर सकते रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कि ज्यादा टाइम लगेगा बोल के। आपको पहले सीओसी से 66% वोटिंग पावर से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी कि ग्रुप ऑफ क्रेडिटर 66% वोटिंग पावर के साथ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑथराइज करेंगे कि जा एनसीएलटी के पास और थोड़ा ज्यादा समय मांग, 180 डेज सफिशिएंट नहीं है, तो उनके वोटिंग से अप्रूवल से वो अप्लाई करेगा। अब एनसीएलटी के पास कितना पावर है, कितना एक्सटेंशन दे सकता है, मैक्स टू मैक्स 90 डेज। 180 दिन ऊपर था, 90 डेज अभी मिल गया सर, बराबर है 270 दिन हो गए, और एक ही बार एक्सटेंशन मिलेगा। देखो लिखा है ओनली वंस, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो यहां पे लिखा है मैंडेटरी ओवरऑल टाइम लिमिट 330 दिन की है, यानी कि प्लस 60 दिन और मिला, 180 प्लस 7 में 90, तो सर ये तो 270 दिन हो गया। और 60 दिन क्यों मिल गया सर, और ये 330 क्यों आ गया। कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर जो है ना वो खुद ही चैलेंज कर देता है, कंपनी का जो कंपनी जिसके खिलाफ आप गए थे वो चैलेंज कर देता है, एनसीएलटी के पास चले जाता है, गलत आरोप लगाया जा रहा है, कंपनी कोई ऐसी परिस्थिति में नहीं है, क्रेडिटर को तो हमको पैसे ही नहीं देने हैं, वो चैलेंज कर देता है, एनसीएलटी के पास चले गया, अपील पे चले गया, तो भाई पहले अपील का डिसीजन आएगा, तो अपील का डिसीजन भी आएगा, आप केस कर सकते हो। 60 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया, लड़ लो, कर लो केस वेस, अपील कर लो कि भैया ये तो प्रोसेस बनती नहीं है, इनिशिएट होनी ही नहीं चाहिए, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होना ही नहीं चाहिए, क्रेडिटर का क्लेम फर्जी है, ये सब कर लो। ये सब करने के बावजूद भी आप 330 दिन के अंदर ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को खत्म करोगे। तो ये 60 दिन एक्स्ट्रा जो है ना, ये बफर पीरियड दिया गया है किसी लीगल डिस्प्यूट के लिए, ये एक्स्ट्रा बफर दिया है। कायदे से तो 270 है, लेकिन चलो कोई अपील में चले भी गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो मैक्स 330 दिन में खत्म होना चाहिए, 60 दिन बफर का दिया हुआ है। 12 पे चलते हैं। 12 कहता है एबीसी लिमिटेड है, हां जी, एनबीएफसी है, हां जी, 10 साल पुरानी है, हां जी, लोन दिया 10 करोड़ का XYZ को, बिल्कुल अच्छी बात है। लोन जो है वो लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट फाइनेंसिंग था, ठीक है भाई, अच्छी बात है। XYZ ने सिर्फ 1 करोड़ पे किया, 10 करोड़ में 1 करोड़ पे किया, उसके बाद आगे के इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रही है। अब बताओ, कहता है कौन सा क्रेडिटर है, एनबीएफसी, भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, लोन दिया। दूसरा कौन एप्लीकेशन, वेयर द एप्लीकेशन कैन बी मेड, भैया एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन होगा। क्या आईपी नेसेसरी है, हां भैया, आप इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बता दो, आप नहीं बताओगे तो एनसीएलटी आईबीबीआई को रेफरेंस देगा, वहां से आएगा, फिर बताना नहीं बताना आपकी मर्जी है। क्या एबीसी लिमिटेड खुद पिटीशन फाइल कर सकती है, यानी कि वो खुद जो डिफॉल्ट की कॉर्पोरेट डेटर, हां कर सकते हो। बताओ व्हाट इज CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जहां पे आप कंपनी को बीमारी से बाहर निकालते हो, इट्स अ लीगल प्रोसेस टू सेव द कंपनी, टू रिवाइव द कंपनी। XYZ Limited itself applying for taking over the company, XYZ Limited खुद ही अप्लाई कर रही है
कि हमको कंपनी को टेक ओवर करना है, क्या ऐसा कर सकते हैं? आइए थोड़ा सा बात को समझते हैं। सबसे पहला वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एप्लीकेशन एनसीएलटी को जाएगा। हाँ भाई, आईपी नेसेसरी है, एप्लीकेशन एक बार एनसीएलटी ने एडमिट किया, वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा। आपने नहीं दिया, एनसीएलटी अपॉइंट कर लेगी। हाँ, आप खुद से भी फाइल कर सकते हो, लिखा हुआ है। फिर कहता है क्या है सीआईआरपी? बोले भाई साहब, आप हैंडओवर कर देते हो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, वो अटेम्प्ट करता है कंपनी को रिजॉल्व करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए, कंपनी को बचाता है लिक्विडेशन से। ठीक है, अब सीआईआरपी एक्सपेक्ट कितने समय में खत्म हो जाना चाहिए? देखो ऊपर 6 नंबर में टाइम पूछा है अपने को, भैया 180 दिन, एक एक्सटेंशन मिला के 270 दिन, हद से हद 330 दिन। बोले XYZ क्या खुद ही अप्लाई कर सकते हैं? बराबर है क्या? हाँ, वॉलेंट्री अप्लाई कर सकते हो। देखो लास्ट पे यही लिखा था, क्या खुद ही अप्लाई कर सकते हैं टेकिंग ओवर द कंपनी, वॉलेंट्री लिक्विडेशन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 13 पे चलते हैं। अब 13 कहता है वो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, जिसको सीओसी ने 66% के वोटिंग पावर देते हुए अपॉइंट किया था, उसको कुछ एक्ट करने के पहले सीओसी से बार बार पूछना पड़ेगा। आपको अपॉइंट कर दिया, लेकिन कुछ हरकत करने के लिए आपको सीओसी से बार बार पूछना पड़ेगा। यानी कि आपको यहां पे भी 66% की वोटिंग कंसेंट लगेगी। किसके लिए? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आपको, अगर आपको यह हरकत करनी है। आपको एक इंटरिम यानी कि अगेन टेम्पररी फाइनेंस चाहिए। कंपनी ऑलरेडी ट्रबल में, लेकिन अभी भी कंपनी के एक्सपेंस कंटिन्यू है, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेशन। पैसा तो है नहीं, लेकिन ये तो देना पड़ेगा ना। अब ये कहां से दें? तो फिलहाल के लिए भैया टेम्पररी फाइनेंस लेना है। अब भाई एक बात बताओ, तुमको बुलाया गया है ताकि तुम अभी एग्जिस्टिंग क्रेडिटर का पैसा वापस करो, लेकिन तुम और उधार लेने की बात कर रहे हो अगर कंपनी को चलाना है तो। अब आपको 66% वोटिंग पावर यानी कि अप्रूवल से 66% अप्रूवल लेना पड़ेगा सीओसी का, फिर आप ऐसी हरकत करोगे। दूसरा, आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो कॉर्पोरेट डेटर की। अब जैसे पैसा लेना है, फोकट में तो कोई पैसा नहीं देगा, जैसे इंटरिम फाइनेंस है, तो आपने कंपनी की फैक्ट्री, लैंड को मॉर्गेज कर दिया पैसा रेस करने के लिए, 66% की अप्रूवल लगेगी। आप कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बदलना चाहते हो, नए शेयर इशू करना चाहते हो, 66% अप्रूवल। आप कंपनी की ओनरशिप चेंज करना चाहते हो, आप ट्रांसफर करना चाहते हो प्रमोटर की ओनरशिप किसी अदर पर्सन को, सीओसी की अप्रूवल लगेगी। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो कंपनी का बैंक है, उसको बोल रहे हो कंपनी के खाते से 1 करोड़ निकाल के फलाने को पेमेंट कर दे, सीओसी की अप्रूवल लगेगी। आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, आप कंपनी के गुड्स को प्रमोटर के रिलेटिव को बेचना चाहते हो, ये फेवरेटिज्म हो जाएगा, 66% की अप्रूवल। आप कंपनी के एमओए और एओए को अल्टर करना चाहते हो, 66% की अप्रूवल। आपको आरपी बनाया है, आप अथॉरिटी किसी और को देना चाहते हो, 66% की अप्रूवल। आप कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके शेयर्स बेचना चाहते हो, 66% की अप्रूवल। आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर या फायर नहीं करोगे। सीएफओ अपॉइंट हुआ था, उसकी सैलरी अल्टर कर दे रहे हो, उसको निकाल दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। 10 नंबर पे लिखा हुआ है, चेंज नहीं करोगे अपॉइंटमेंट टर्म्स को जब तक 66% की अप्रूवल ना मिल जाए। आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट रिमूव नहीं कर सकते जब तक आप सीओसी की 66% की अप्रूवल ना ले लो। और आप प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं मंगवाओगे। जैसे कि आप खुद ही इनवाइट कर रहे हो कि भाई किसी के पास बेस्ट प्लान है कंपनी को रिवाइव करने के लिए, कि कंपनी कैसे रिवाइव हो सकती, कोई रेजोल्यूशन प्लान देना चाहता है। आप ऐसे इनवाइट तभी करोगे जब भाई साहब जो बंदा सीओसी के द्वारा, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर के द्वारा दिया गया जो टर्म्स है उसको फुलफिल कर रहा है, तो ही इनवाइट करोगे, अन्यथा 66% की अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सारे आपको एक्ट 66% अप्रूवल लेने के बाद ही होगा। दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का आया है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। 14 में चलते हैं। अब कहता है वही थोड़ा घूम फिर के सेम बातें आ जाएगी। कहता है मैनेजमेंट बताइए, क्या मैनेजमेंट करेगा कंपनी के बिजनेस को, कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को, अफेयर्स को कैसे मैनेज करेगा। तो कहता है जब से अपॉइंट हुआ है मैनेजमेंट संभालेगा, सारा का सारा मैनेजमेंट किसके पास आ जाएगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। हां सर,
लिक्विडेटर के पास चले जाता अगर इससे काम नहीं चलता है, और इसके पास आया तो इसके पास रहेगा। पावर बोर्ड के जो क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, और किसके पास चले जाएंगे, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। ऑफिस और मैनेजर अब इसको कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे लिक्विडेटर में पड़ा था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक जहां पे कंपनी का अकाउंट मेंटेन होता है, वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात मानेंगे, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की सारी इंफॉर्मेशन देंगे जो जो ये मांगेगा, और इसको कोशिश करनी है कि कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को बचा के रखना है, उसकी वैल्यू को। तो सेम टू सेम चीजें रिपीट हो गई जो हमने लिक्विडेटर के लिए पढ़ी थी। समझा सब? 15 में चलते हैं। कहता देखो एवर लास्टिंग लिमिटेड है, लिक्विडेशन में गई। XYZ बैंक लिमिटेड एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसने डिसाइड किया भाई ये कंपनी की सिक्योरिटी मेरे पास है, इसका कोई लैंड बिल्डिंग रखा होगा वो, मैं उसको बेच के पैसा लेना चाहता हूं। उसने लिक्विडेटर को इन्फॉर्म किया कि भैया ये मेरी एसेट है, इसको बेच कर मेरे पैसा दे दो। लिक्विडेटर कहता नहीं दूंगा। क्यों? बोले आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट ही नहीं है। आप कहां थे जब मैं सबसे क्लेम रिसीव कर रहा था? आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पार्ट ही नहीं है, तो अब आप नहीं कर सकते। अरे भाई अलग बैल है लिक्विडेटर। सेक्शन 52 बोलता है, सेक्शन 52 बोलता है ऑप्शन इज गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। सेक्शन 52 बोलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को आपको ऑप्शन देना है कि भाई वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट लिक्विडेटर को बता के रियलाइज कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट बनना पड़ेगा, वो इन्फॉर्म करके भी इन्फोर्स कर सकता है। तो लिक्विडेटर का जो डिनायल है वो वैलिड नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है। आइए यहां पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एमएस है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, एप्लीकेशन फाइल किया एनसीएलटी दिल्ली को कि भाई टीआर लिमिटेड के खिलाफ आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चलाइए। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है 10 जुलाई 2022 को। एनसीएलटी दिल्ली वीएस को अपॉइंट करते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टीआर लिमिटेड का। अपॉइंटमेंट के बाद वीएस जो है पब्लिक अनाउंसमेंट करता है 12 जुलाई को सीआईआरपी प्रोसेस के इनिशिएशन के लिए। सारे क्लेम्स आ जाते हैं। 20 जुलाई को कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, 20 जुलाई को वीएस के द्वारा। एमएस अब कहता है भैया मेरे को अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना है, तो वीएस कहता है भैया कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑलरेडी बन चुकी है, अब आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि कहता है मेरे को नहीं करना है, कंपनी को बीमारी को नहीं सुधारना है, मेरे को वापस लेना है एप्लीकेशन। बताइए क्या वीएस सही कह रहे हैं कि विड्रॉल अब संभव नहीं है? गलत कह रहा है वीएस, विड्रॉल संभव है। आइए मैं आपको बताता हूं। 12A कहता है रेगुलेशन 30A ऑफ आईबीबीआई रेगुलेशन 2016 की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो अलाउ करेगा, यानी कि एनसीएलटी अलाउ करेगा कि आप विथड्रॉ कर सकते हो एप्लीकेशन जो आपने 7 में फाइल किया, 7 यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, जो आपने 9 में फाइल किया है ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा, जो आपने 10 में फाइल किया यानी कि जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो कंपनी का डायरेक्टर भी फाइल कर सकता है। अगर आप एप्लीकेशन देते हो विथ द अप्रूवल ऑफ 90% ऑफ द वोटिंग पावर, यानी कि सीओसी 90% सीओसी अप्रूवल देंगे कि हाँ जाओ विड्रॉल कर लो, तो हो सकता है। तो एप्लीकेशन विड्रॉल का अगर 90% वोटिंग पावर से अगर अप्रूव होता है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है एनसीएलटी के पास जाके विथड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो कहता है देखो भाई साहब वीएस कैन नॉट डिनाई, ये बोल के कि भैया कमिटी बन चुकी है, कमिटी से 90% अप्रूवल आएगा और आप विड्रॉ कर सकते हो। कहता है आपका आंसर क्या होगा अगर कमिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई होती? तो कहता है अगर कमिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो एप्लीकेशन आप विड्रॉल का एनसीएलटी को करोगे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू। कमिटी तो बनी नहीं अभी, कमिटी यही आईआरपी बनाता है। तो अब कहता है वही ऑपरेशनल क्रेडिटर आईआरपी के थ्रू एनसीएलटी के पास जाएगा और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन देगा इस ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ में विद इन 3 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। बराबर है क्या? विड्रॉल एप्लीकेशन 3 दिन में करेगा, फाइनल अप्रूवल विड्रॉल का आएगा एनसीएलटी की तरफ से और विड्रॉ हो जाएगा। तो अगर सीओसी फॉर्म नहीं हुई है आईआरपी के थ्रू चले जाओ, अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरा आता है हु इज द अथॉरिटी टू पास द फाइनल विथड्रॉल एप्लीकेशन? एनसीएलटी, एज सिंपल एज दैट। 17 में चलते हैं। अब कहता है भाई साहब लिक्विडेशन स्टेट, यानी कि जब आप लिक्विडेशन करोगे, जब आप फाइनली कंपनी को बंद कर रहे हो सारे एसेट बेच के, क्या क्या चीजें उसके अंदर आएगी?
मैंने शॉर्ट में बाजू में सारी चीजें लिखी हुई है। कहता है भाई देखो, फैक्ट्री हो गई, लैंड हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, कंपनी ने किसी सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, ये सब आ जाएगा, ये सब बिकेगा। जब कंपनी फाइनली मर रही है, लिक्विडेशन हो रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फेल हो गई है, ये सब बिकेगा। मशीनरी आपने लीज पे दी थी लेकिन कंपनी के द्वारा ओन्ड है, समझ रहे हो? मशीनरी आपने लीज पे, भाड़े पे दी थी लेकिन ओनरशिप कंपनी का है, बेचेंगे। फैक्ट्री को मॉर्गेज किया था बैंक को, बेचेंगे। टेंजिबल एसेट यानी कि जो दिखाई दे सकती, जिसको आप छू सकते हो, इस पे फैक्ट्री आ जाएगा, इस पे लैंड आ जाएगी, इस पे बिल्डिंग आ जाएगी, इस पे व्हीकल्स आ जाएगी, फर्नीचर्स आ जाएंगे। इनटेंजिबल एसेट के अंदर आपका कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। एनी एसेट और देयर वैल्यू रिकवर्ड थ्रू प्रोसीडिंग। कहता है प्रमोटर ने कंपनी की प्रॉपर्टी चीपली रिलेटिव को दे दी थी, क्यों? बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को, कुछ डैश बंदी करके। तो भाई ये रिवर्स हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन रिवर्स होगा, रिलेटिव से वापस ले लेंगे अगर ये सस्पिशियस पाया गया तो। बैंक ने मॉर्गेज किया ओवर प्रॉपर्टी, बैंक की मॉर्गेज है प्रॉपर्टी में, एफ वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूं। बैंक बोलता है मेरे को इसको अलग से नहीं बेचना है। एक सेक्शन नंबर 53 आएगा, जस्ट नीचे है, जहां पे बताया है कि कैसे असेट डिस्ट्रीब्यूट होती है। बैंक बोलता है ये रख लो इसको, मॉर्गेज को, 53 में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वहां पे मैं ले लूंगा, उसको भी बेचेंगे। अब कहता है जो सब बेच बाच के जो पैसा जनरेट होगा वो भी लिक्विडेशन स्टेट कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्या बोलता है? 18 कहता है सेक्शन 53, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 53 कहता है सारी एसेट तो आपने पकड़ ली, स्टेट बना लिया पूरा लिक्विडेशन का, अब आप इसको बेचोगे। बेचने के बाद पहले किसको पे करना है, फिर किसको पे करना है, फिर किसको पे करना है, व्हाट विल बी द ऑर्डर कि किसको किसको कैसे कैसे पे करना है? तो बोले सबसे पहले सेक्शन 53 के हिसाब से आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट पे करोगे, यानी कि इस पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की भी फीस आ सकती है। लिक्विडेशन का कॉस्ट आपने ऑक्शनर को बुलाया होगा ऑक्शन करने के लिए, उसका पैसा आएगा। ये पूरा सबसे पहले इसको पे किया जाएगा। भाई इससे ही तो सारी चीज हो रही है। अब दूसरे नंबर में किसको? बोले वर्कमैन का ड्यू, पिछले 24 महीने का जो वर्कमैन का ड्यू है वो सब पे होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर से जो आपने पैसे लिए हैं, यानी कि सर वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर एक ही रैंक में है, बराबर है क्या? तो देखो, डेट ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 52। रिलिंक्विश का मतलब उसने बोला ये लो भैया, मेरे पास मॉर्गेज था लेकिन ये मॉर्गेज रख लो, 53 में पहले इंसॉल्वेंसी का पूरा पेमेंट हो जाएगा, फिर मेरे को पेमेंट कर देना। उसने रिलिंक्विश कर दिया था, छोड़ दिया था। तो आप वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर को परी पासु यानी कि एक रैंक में रख के पहले इनको, यानी कि सबसे पहले इंसॉल्वेंसी के खर्चे पूरे, फिर वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो वाला सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपनी सिक्योरिटी को छोड़ दिया कि चलो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मिल जाएगा, उसको अब आप वेजेस दोगे। अब वेजेस किसका है भाई साहब? ये वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉय है। सर एम्प्लॉय और वर्कमैन में क्या फर्क है? भाई साहब एम्प्लॉय यानी कि जो मैनेज कर रहा है, अकाउंट्स टीम में होगा, फाइनेंस टीम में होगा। वर्कमैन क्या हो गया भाई? लेबर हो गए जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट्स अ वर्कमैन। तो 12 महीने की इनकी, 24 महीने की इनकी। वर्कमैन पिछले 24 महीने का जो ड्यू, एम्प्लॉय का 12 महीने का जो ड्यू है ये मिलेगा। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब डी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद सीजी और एसजी को कोई पेमेंट है, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया पिछले 2 सालों के। फिर लास्ट में कहता है सिक्योर्ड क्रेडिटर सेपरेटली सोल्ड सिक्योरिटी बट फुल डेट नॉट रिकवर्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अलग से सिक्योरिटी बेची, त्यागा नहीं था, लेकिन उसको बेचने के बाद भी उसका पूरा रिकवरी नहीं हुआ था। तो अब सरकार और ये एक रैंक में रहेंगे, यानी कि पहले इंसॉल्वेंसी का पूरा कॉस्ट, फिर वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर का, फिर वेजेस, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अगर कुछ बच रहा है तो सीजी, एसजी और वो वाला सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपनी सिक्योरिटी बेची लेकिन उसका अभी भी बैलेंस बचा है, अब उसको दे दो। फिर मिसलिनियस डेट जो हो गई वो दे दो। मिसलिनियस डेट, मिसलिनियस डेट का मतलब क्या हो गया सर? चाय पानी मंगाते रहते थे, कोई क्लाइंट आता था उसके लिए, चाय वाले का खर्चा दे दो, नाश्ते वाले का खर्चा दे दो। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर है तो, और लास्ट में बेचारे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो बेचारे लास्ट में ही आते हैं, रिस्क लेते हैं इसीलिए ये।
इसीलिए इनको बड़ा मुनाफा मिलता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 अपने को कहता है, बताइए कौन कौन सी असेट ऐसी रहेगी जो आप लिक्विडेशन में नहीं बेच सकते। जैसे ये लिक्विडेशन स्टेट आया था ना हमारे पास, क्या क्या उसके अंदर आएगा, कौन कौन सी असेट आप लिक्विडेशन में नहीं बेच सकते, वो 19 में। तो देखो लिखता है असेट हेल्ड इन ट्रस्ट। अब कंपनी होगी भाई साहब, वो पोर्टफोलियो वाली कंपनी होती है, आपका पैसा अलग अलग जगह लगा देंगे, आप हमको दे दो, हम मैनेज करेंगे। अब क्लाइंट का पैसा आप रखे हुए हो ट्रस्ट पे, क्या आप अलग अलग जगह, वो क्लाइंट का पैसा है, कंपनी का थोड़ी है, तो क्या वो क्लाइंट के पैसे से आप लिक्विडेशन करोगे? नहीं। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मशीन आपके पास आई है रिपेयर करने के लिए, कार आपके पास आई है रिपेयर करने के लिए, आपकी थोड़ी है, बेलमेंट में ओनरशिप थोड़ी जाती है। तीसरा, वर्कमैन का जितना भी पैसा है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इस पे से थोड़ी दोगे भाई साहब। फिर कहता है मशीनरी ऑन यूज, मशीनरी ऑन यूज, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बट ओनली यूज ऑफ द असेट। आपने सामने किसी को दिया हुआ है मशीन यूज करने के लिए, आपने बेचा नहीं है, मशीनरी ऑन यूज। अदर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मशीनरी ऑन यूज, आपने भाड़े से ली है भाई, आपने खरीदा नहीं है उसको। जैसे आप लीज में दिए थे मशीनरी, लेकिन ओनरशिप आपकी थी, अब आपने लीज में मशीनरी ली है, ओनरशिप किसी और की, तो कोई और की मशीन है भैया, आपकी थोड़ी है, आप नहीं बेच सकते। बी में आते हैं, कहता है स्टॉक एक्सचेंज के पास आपने कोलेट्रल रखा है, स्टॉक एक्सचेंज सेटलमेंट सिस्टम में नहीं बेच सकते, वो लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएगा। शेयर होल्डर की पर्सनल कार है, पर्सनल घर है, उनका पर्सनल असेट हो, कंपनी का थोड़ी है, वो आप नहीं बेच सकते, बराबर है क्या। असेट इंडियन या फॉरेन सब्सिडरी का, अब वो सब्सिडरी का असेट है, ये कंपनी का थोड़ी है, ये सारी चीज आपके लिक्विडेशन स्टेट पे नहीं आएगी, समझा सर। अब आता है 20 नंबर। अब 20 पे क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक अजय नाम के एडवोकेट है, आपको दिख रहा होगा, उनका बिजनेस ही यही है, वो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, आपके बिहाफ में एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू करवाने के लिए। उनकी वाइफ है सोनाली, अजय की, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, यानी कि अजय एप्लीकेशन फाइल करता है और उस एप्लीकेशन में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो नाम होता है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, सोनाली का नाम डालता है। अजय एडवोकेट है, एडवोकेट है, बहुत सारे एप्लीकेशन फाइल करता है, एडमिशन कराता है एनसीएलटी के पहले। किस बात का एडमिशन? कॉर्पोरेट एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। और उसकी वाइफ जो सोनाली है, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनती है। अब जितने केस, जितने एप्लीकेशन अजय फाइल करता है, सोनाली हर जगह रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनती है। पिछले 6 महीने में काम शुरू किए, वो 6 महीने पहले ही बनी है और 15 असाइनमेंट ले ली ऐसे, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। एनसीएलटी एक केस डिसाइड कर रहा था, तो यह भी देखा कि सोनाली बहुत हैवी फीस चार्ज करती है, बहुत हैवी फीस चार्ज करती है, और 15 के 15 असाइनमेंट ले ली जो उसके पति ने एप्लीकेशन में नाम डाला था। सवाल आता है क्या सोनाली सही कर रही है, सारे असाइनमेंट ले रही है अपने नाम से? दूसरा, क्या आईबीबीआई इसके लिए शो कॉज नोटिस कर सकता है? तीसरा, वो 15 असाइनमेंट में 2 लिस्टेड कंपनी थी, 3 अनलिस्टेड कंपनी थी, 10 प्राइवेट कंपनी थी, क्या कोई लिमिट है? तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला कहता है कोड ऑफ कंडक्ट है भाई, थोड़ा इज्जत में रहना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको मेंटेन करनी है प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। यह बिल्कुल सही नहीं है कि आपका पति हर जगह आपका नाम लिख रहा है और आप सारे रख ले रहे हो, ये तो भाई साहब आप अपनी इंडिपेंडेंस ही खराब कर रहे हो। आईबीबीआई आपको नोटिस इशू कर सकता है बिना किसी के कंप्लेन के, अगर उसको रीजनेबल ग्राउंड लग रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो। 15 कंपनी का असाइनमेंट ले लियो, कैसे संभालोगे भाई? 15 कंपनी किसको बोलते हैं? हालांकि कोई कैप लिमिट नहीं है कि आप कितने लोगों का बन सकते हो, बट एट अ टाइम 15, 4-5 समझ में आता है। तो कहता है वैसे तो कोई कैप लिमिट नहीं है, लेकिन आईपी को खुद रुकना चाहिए इतने सारे असाइनमेंट लेने के लिए। अगर वो सब जगह इनफ टाइम ही नहीं दे पाएगा तो इतना करेगा क्या लेके? कैसे आप सुधारोगे उस कंपनी को? 21 पे आते हैं। अब 21 बात करता है कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। तो वो कोड में बताया है कि कॉर्पोरेट डेटर के क्या रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। मैंने सारे शॉर्ट पे बाजू पे लिख के रखे हुए। पहला वाला, प्रमोटर की सिस्टर को कंपनी ने लेंड कर दिया मनी। देखो लिखा है प्रमोटर सिस्टर्स
कंपनी लेंड मनी टू कॉर्पोरेट डेटर, ये कैसे हो रहा है जी? ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे इंटरिम फाइनेंस चाहिए ना, तो कम प्रमोटर की जो सिस्टर है वो लेंड मनी कर रही कॉर्पोरेट डेटर को, नहीं भैया। दूसरा, कंपनी सेल कर रही एसेट टू प्रमोटर्स रिलेटिव जस्ट बिफोर द इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी शुरू होने के पहले कंपनी अपनी एसेट प्रमोटर के रिलेटिव को दे रही है। साफ दिख रहा है आप अपना पेट भरना चाहते हो। सी वाले पॉइंट में आते हैं। सी वाला पॉइंट कहता है कंपनी की प्रॉपर्टी, ये देखो ये यहां से सी वाला पॉइंट आ रहा है, 10 करोड़ की थी, प्रमोटर ने उसको 2 करोड़ में बेच दिया, अंडर वैल्यू में। गलत बात है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। डी में आइएगा। डी अपने को कहता है कंपनी ट्रांसफर कर रही एक्सपेंसिव मशीनरी डायरेक्टर की फैमिली को विदाउट प्रॉपर कंसीडरेशन, ये भी रिवर्स हो जाएगा। यानी कि आप कंसीडरेशन इनएडुकेट चार्ज कर रहे हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा फाउंडेशन में। ई वाले में आते हैं। ई कहता है, बात को ध्यान से सुनना, प्रमोटर इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहा है, इंटेंशनली डिफॉल्ट कर रहा है, कंपनी इंटर कर रही है, यानी कि जानबूझ के कंपनी का प्रमोटर कंपनी को दिखा रहा है कि कंपनी की हालत नहीं है पे करने की। कंपनी अब सीआईआरपी में जा रही है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में, और प्रमोटर का रिलेटिव उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है डिस्काउंट में। यह सब स्कीम के तहत हो रहा है। ऐसे प्रकार के ट्रांजैक्शन को कोड में खिलाफ माना गया है भाई साहब। ये सारे ट्रांजैक्शन पकड़ में आएंगे, रिलेटेड पार्टी कहलाएगा, बराबर है। अब नीचे जो भी दिया हुआ है ये सब अब आपको देखो एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है एकदम पॉइंटर्स के साथ, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। ये पूरा अब आप 21 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सारे फ्लो पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पूरे के पूरे 21 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और अब तक अगर आप लेक्चर देख रहे हो और लाइक नहीं किए हो, लाइक तो बनता है ना भाई, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बताओ मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, और लिख के जाओ भाई साहब। 10 मार्क्स कवर करेगा। आई विल क्लियर माई CMA फाइनल इन अपकमिंग अटेम्प्ट। और क्लियर होने के बाद वहीं पे रिप्लाई करना, सर बोला था ना क्लियर करूंगा, मैनिफेस्ट करके गया था सर, ये देखो सर क्लियर कर लिया हूं, अब मीठा लेके आपके पास आ रहा हूं। फिर चाहे वर्चुअल मीठा ले आना, फिर चाहे फिजिकली ऑफिस में आ जाना, पुणे में कुमार प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, ऑफिस नंबर 88, भाई तुम्हारा स्वागत करेगा। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन छोड़कर जाना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक करने क्यों बोल रहा हूं, मैं जस्ट आपको गूगल ओपन करके दिखाना चाहता हूं कि मैं कितने बजे रात को आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत सारे ऑब्लिगेशन है, तो रात को ही टाइम मिलता है जहां पे फुर्सत में फुल एनर्जी के साथ मैं आपका लेक्चर बना लूं। मैं 7 बजे का उठा हुआ हूं, 7 बजे का उठा हुआ था, 7 बजे उठ के अपने पूरे दिन के काम करता हूं, उसके बाद सारे लेक्चर करने के बाद आपका लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं। ये देखिए करंट टाइम आपके सामने, गूगल खोल के देखो, ऊपर आईपैड में भी दिख रहा है 11:40:26 में। मन तो है कि अभी तुरंत ही डाल दूंगा ये लेक्चर को, डजन मैटर, रात का समय है, जिसको देखना होगा वो रात को, जो पढ़ता होगा वो रात को देख लेगा। तो ये है 11:40 का टाइम, 26 में को मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, बरोबर है क्या? ऑफिस में हूं अभी, सिर्फ आप लोगों के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। That's all from my side दोस्तों। This side CS Arjun Chapra signing off until we meet again in the next lecture दोस्तों। Bye bye।